बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में बीएससी पार्ट 1 फ़िज़िकल केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर आज हम थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं और वो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। किसी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से हमेशा कम होता है। इस कमी को डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन is always lower than the freezing point of pure solvent. This is called depression of freezing point. मसलन वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है। अगर हमारे पास 1 kg वाटर हो और इसमें हम किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोल ऐड करें तो उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -1.86 सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1 kg वाटर में सोल्यूट के 2 मोल ऐड करें तो फ्रीजिंग पॉइंट -3.72 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और वो डिपेंड करेगा कि कौन सा सॉल्वेंट है और उसकी एक यूनिट अमाउंट में सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स या कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। फ्रीजिंग पॉइंट में जो कमी आती है उसको हम यहाँ ग्राफिकली देख सकते हैं। इसमें जो आपको येलो कलर में कर्व नज़र आ रही है, इस कर्व को AB कर्व का नाम दिया गया है। ये कर्व प्योर सॉल्वेंट के लिए टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का ग्राफ है। अगर हम प्योर सॉल्वेंट लें और मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर उसका वेपर प्रेशर मेजर करें और उस डाटा का फिर ग्राफ बनाएं तो ये कर्व हमें हासिल होती है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट B है, इसके बाद इस कर्व में जो स्टेपनेस है, स्लोप है, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। असल में ये उस सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट जो है ये फ्रीजिंग पॉइंट को कोरेस्पॉन्ड करता है। जो सॉलिड होते हैं उनके लिए जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन है वो लिक्विड्स के मुकाबले में कहीं मुख्तलिफ है। तो इसलिए यकदम इस ग्राफ में एक ढलवान आ जाती है। तो ये जो पॉइंट B है, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करें ओवर टेम्परेचर एक्सिस तो ये टेम्परेचर एक्सिस को जिस पॉइंट पर मीट करता है ये उस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसे हम नाम दे देते हैं TF0 का। अगर हम इस ग्राफ को थ्योरेटिकली मज़ीद आगे एक्सटेंड करें तो आगे वाला पोर्शन ये आप देख सकते हैं। और अब अगर हम ये करें कि इस प्योर सॉल्वेंट में किसी सोल्यूट की एक डेफिनेट अमाउंट को ऐड कर दें और फिर जो सॉल्यूशन बना उसके लिए फिर टेम्परेचर की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेकर उन पर वेपर प्रेशर मेजर करें तो अब जो डाटा में मिलेगा, अब क्योंकि सॉल्यूशन है तो अब वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के मुकाबले में कम होगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो डेफिनेटली अब जो ग्राफ आएगा वो मुख्तलिफ आएगा। वो ग्राफ आप यहाँ ग्रीन कलर में देख सकते हैं। तो इस ग्राफ को अगर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये सॉल्वेंट के ग्राफ के साथ इस पॉइंट F पर मिलता है। तो ये जो पॉइंट F है ये दरअसल कोरेस्पॉन्ड करता है सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। अगर हम पॉइंट F से टेम्परेचर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो जिस पॉइंट पर ये उसको मिलेगा ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो अब यहाँ से ये बात क्लियर है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF जो होगा वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट TF0 से
कम होगा। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होगा ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा और इसे हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। अब हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की जो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है उसकी तरफ चलते हैं। जी, हमारे पास सेल्सियस क्लैपिरानिकेशन है जो कि हम पीछे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में भी यूज़ कर चुके हैं। जो भी हमने स्लाइड में ग्राफ देखा था उसको दोबारा कंसिडर करें। तो अगर हम इसमें कर्व ए बी और कर्व डी एफ को कंसिडर करें, यानी जो प्योर सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है और सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व है। तो इसमें जो पॉइंट बी है उसको जो वेपर प्रेशर को रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम नाम दे देते हैं पी एस का। इसको हम पी एस का नाम दे देते हैं। ये पी लिखा हुआ है, आप इसको पी एस पढ़िएगा। इसी तरह पॉइंट एफ को जो वेपर प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं उसको आप नाम दे दें पी नॉट का। बल्कि जो पॉइंट बी को रिस्पॉन्ड करते हैं उससे नाम दें पी नॉट का, और जो एफ को रिस्पॉन्ड करते हैं उससे नाम दें पी एस का। ये वेपर प्रेशर हो गई। फिर पॉइंट बी को जो टेम्परेचर को रिस्पॉन्ड करते हैं उसे हम टी एफ नॉट कह देते हैं, और एफ को जो रिस्पॉन्ड करते हैं उसे हम टी एफ कह देते हैं। इधर साथ में हम सपोज कर लेते हैं कि जो प्योर लिक्विड और लिक्विड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्वेंट हैं उनका वेपर प्रेशर टी एस है, और जो सॉलिड सॉल्वेंट और सॉलिड सॉल्यूशन है उनका वेपर प्रेशर पी है, और जो सुपर कूल्ड लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है। अब अगर हम सेल्सियस क्लैपिरानिकेशन को अप्लाई करें फॉर द कर्व ए बी एफ, जो कर्व ए बी एफ है उस पर हम अप्लाई करें, तो हम इसमें ये करते हैं कि नॉमिनेटर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ले लेते हैं पी नॉट। तो अब इधर T2 की जगह जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टेम्परेचर है वो आ जाएगा, उसे हम नाम दे रहे हैं टी एफ का, और T1 की जगह सॉल्वेंट का टेम्परेचर आ जाएगा, उसे हम नाम दे रहे हैं टी नॉट का। तो इस तरीके से हमने सेल्सियस क्लैपिरानिकेशन को कर्व ए बी एफ पर अप्लाई कर दिया है। जी, इसमें एक चीज़ दोबारा मैं डिस्क्राइब कर दूं, बाद में जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो उसमें तो ये मैं एडिट कर दूंगा। फ़िलहाल ग्राफ में अभी के लिए आप इस चीज़ को अलहदा से नोट कर लें कि ये जो पी लिखा हुआ है इसको आप पी एस कहें, जो P1 लिखा हुआ है इसको पी नॉट कहें, और जो P2 लिखा हुआ है इसको P कहें। तो अब कर्व ए बी एफ के लिए हमने सेल्सियस क्लैपिरानिकेशन को यूं लिखा है, इसको मैं नाम दे देता हूं 2 का। फिर इसी तरह अगर हम इसमें कर्व डी एफ सी को बल्कि कर्व ए बी सी को ले लें, तो उसके लिए हम यूं लिखेंगे ये नेचुरल लॉग ऑफ पी एस ओवर पी
इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर इंटू, अब टी एस का कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर तो वही पहले वाला टी एफ, और पी का कोरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो है टी एफ एस, उसे हमने टी एफ एस कहा हुआ है। तो फिर इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 3। अब हम ये करते हैं कि इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दें। इक्वेशन 2 में से 3 को माइनस कर दें तो 2 की लेफ्ट साइड में से 3 की लेफ्ट साइड को माइनस करें, और 2 की राइट साइड में से 3 की राइट साइड को माइनस करें, तो फिर हमारे पास ये इस तरह बना। 2 की राइट साइड नेचर लॉग ऑफ पी एस ओवर पी नॉट माइनस 3 की राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड की बात हो रही है, माइनस नेचर लॉग ऑफ पी एस ओवर पी। जब हम दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हो और उनका लॉग ले रहे हो तो हम उनके लॉग को अलग-अलग उनके डिफरेंस की शक्ल में लिख सकते हैं। तो इसको फिर हम यूं लिख सकते हैं कि जो बटे में पी नॉट है इसका नेचर लॉग माइनस हो जाएगा इस तरह। तो दोनों के लॉग हमने अलग-अलग किए। फिर आगे माइनस ये पहले वाला, और ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं पी एस का लॉग अलहदा, और फिर पी बटे में था तो इसका लॉग अलहदा और माइनस के साथ आएगा। तो इसे अभी ब्रैकेट में ही रहने दिया। राइट साइड में डेल्टा एच वी, सॉरी ब्रैकेट में टी एफ माइनस टी इक्वेशन 2 में गलती थी, यहाँ पर आता है टी एफ नॉट और इधर आता है टी एफ एस। ओवर टी एफ नॉट इंटू टी एफ एस। इक्वेशन 3 में भी इसी तरह इसको करेक्ट कर लें, इधर भी ये टी एफ नॉट है। जी ये इस तरह दुरुस्त कर लिया। तो इसमें टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस ओवर टी एफ नॉट इंटू टी एफ एस दोनों में आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो इसको जब कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में आएगा डेल्टा एच वी ओवर आर माइनस डेल्टा एच एस ओवर आर।
बाहर ये कॉमन और अंदर ये आ गया। इसमें से आर को भी कॉमन लें, तो आर को मैं अंदर लिख रहा हूँ 1/r। ये इस तरह आया। अब जो डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस है, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन माइनस मोलर हीट ऑफ सब्लिमेशन, ये बराबर होगा मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ये मोलर हीट ऑफ फ्यूजन के इक्वल होता है डेल्टा एच एफ। बल्कि डेल्टा एच एस माइनस जो डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी होता है वो डेल्टा एच वी के बराबर होता है, सिंस जो डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी है ये बराबर है डेल्टा एच एफ के। अब हमारे पास उलट है, हमारे पास डेल्टा एच वी पहले है और डेल्टा एच एस बाद में है। अगर हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लें तो डेल्टा एच एस माइनस का हो जाएगा और डेल्टा एच वी प्लस का हो जाएगा। तो माइनस डेल्टा एच एस प्लस डेल्टा एच वी, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस दूसरी तरफ जाएगा तो ये फिर माइनस डेल्टा एच एफ के बराबर आएगा। यानी यहाँ आप जो डेल्टा एच वी माइनस डेल्टा एच एस है वो माइनस डेल्टा एच एफ के बराबर है। तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा, माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ इनटू ये डेल्टा एच एफ, ये इस तरह आया। अच्छा, लेफ्ट साइड में जो लॉग वाली टर्म कैंसिल हो सकती हैं वो कैंसिल करें, यहाँ ब्रैकेट को एक्सपेंड करें, बाय माइनस है, अंदर इलामतें उल्टेंगी, तो ये फिर आ जाएगा नेचर लॉग ऑफ पी एस माइनस नेचर लॉग ऑफ पी नॉट माइनस नेचर लॉग ऑफ इस स्टेप को दोबारा देखें, नेचर लॉग ऑफ पी एस माइनस नेचर लॉग ऑफ पी नॉट माइनस नेचर लॉग ऑफ पी एस और अंदर माइनस नेचर लॉग ऑफ पी है तो ये बाई जाकर प्लस का हो जाएगा। तो नेचर लॉग ऑफ पी एस माइनस नेचर लॉग ऑफ पी एस कैंसल होंगे, ये टर्म और पहली टर्म कैंसिल हो गई, तो बाकी बचा नेचर लॉग ऑफ पी माइनस नेचर लॉग ऑफ पी नॉट। इनको फिर इकट्ठा कर देते हैं, पी का लॉग पॉजिटिव है, पी नॉट का नेगेटिव, जब इकट्ठा लिखेंगे तो पी नॉमिनेटर में आएगा और पी नॉट डिनोमिनेटर में आएगा। तो नेचर लॉग ऑफ पी ओवर पी नॉट हो जाएगा। ये जो माइनस है इसे अब मैं यहाँ
शुरू में लिख रहा हूँ, बल्कि सारी चीज़ को शुरू में ले आए, बट अब एक ही बना लें। तो माइनस डेल्टा एच एफ ओवर आर इंटू टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस ओवर टी एफ नॉट इंटू टी एफ एस। इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 4। नाउ अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, रोड्स लॉ की एक फॉर्म जो हम पीछे पढ़ कर आए हैं कि P ओवर P नॉट इज इक्वल टू x1। P ओवर P नॉट जो है वो x1 की इक्वल है, और x1 हम जानते हैं इक्वल होता है 1 माइनस x2 के। तो इक्वेशन 4 में इसको पुट कर दें, पुट इन 4। 4 में पुट करेंगे, नीचे लगा P ओवर P नॉट है बाईं तरफ, तो उसकी जगह लिख दें 1 माइनस x2। तो नीचे लगा 1 माइनस x2 इसके बराबर आ गया। अब जो नीचे लगा 1 माइनस x2 है, उसको अगर हम एक्सपेंड करें मैक्लॉरिन सीरीज से, तो वो बराबर आएगा, प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, माइनस x2 प्लस x2 का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल माइनस x2 का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल प्लस 100। ये इस तरह आ गया। अब अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो, इफ सॉल्यूशन इज वेरी वेरी डाइल्यूट, तो x2 जो है सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन वो सॉल्वेंट के मुकाबले में बहुत कम होगी, और इस ऊपर सीरीज एक्सपेंशन में स्क्वायर और जो हायर पावर्स हैं उसमें हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। x2 कैन बी इग्नोर्ड इन स्क्वायर एंड हायर पावर्स। तो फिर सिर्फ एक ही टर्म रह जाएगी, फर्स्ट माइनस x2, तो इसलिए नीचे लगा 1 माइनस x2 तकरीबन बराबर आ जाएगा माइनस x2 के। बाकियों को हमने इग्नोर कर दिया। तो इसको पुट कर दें, यहाँ पर इसे नाम दे दें इक्वेशन 5 का। तो इक्वेशन 5 बन जाएगी, नेचुरल लॉग 1 माइनस x2 की जगह लिख दें माइनस x2, माइनस x2, माइनस दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, तो x2 बराबर आ जाएगा डेल्टा एच एफ ओवर आर इंटू टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस ओवर टी एफ नॉट इंटू टी एफ एस। अच्छा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस जो है ये सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पर डिफरेंस है, इसे हम डेल्टा टी एफ का नाम दे देते हैं, इसे हम डेल्टा टी एफ का नाम दे देते हैं। और सॉल्यूशन क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो जो टी एफ नॉट और टी एफ एस हैं वो तकरीबन इक्वल होंगे। टी एफ एस नॉट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू टी एफ नॉट। तो दोनों जब इक्वल हैं तो एक की जगह दूसरे को लिखते हैं, मसलन टी एफ एस की जगह मैं टी एफ नॉट लिख देता हूँ। तो टी एफ एस की जगह जब
टी एफ नॉट आएगा तो ये टी एफ नॉट का स्क्वायर बन जाएगा। तो फिर ये इस तरह हो जाएगा x2 इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ ओवर आर इंटू डेल्टा टी एफ ओवर टी एफ नॉट स्क्वायर। तो इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन को 6 का। इससे पहले 5 हो चुके हैं जिसको इक्वेशन 6 का नाम दे दिया। अब जो x2 है, x2 वो बराबर है n2 ओवर n1 प्लस n2। और अगर सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन बहुत कम होगी, तो उसे हम डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस n2 कैन बी इग्नोर्ड इन डिनोमिनेटर। तो फिर x2 बराबर आ जाएगा n2 ओवर n1 के। अब अगर हम ये कहें कि सॉल्वेंट का जो वेट है वो 1000 ग्राम या 1 kg है, तो फिर ये जो n2 होगा ये मोलैलिटी को जायद करेगा। देन n2 इज मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो फिर हम x2 को लिख सकते हैं m ओवर n1। यहाँ m से मुराद मोलैलिटी और n1 सॉल्वेंट का मैस आ गया। तो इसे पुट कर दें, 6 बिकम्स, इक्वेशन 6 हो जाएगी x2 की जगह लिखें m ओवर n2, सॉरी n1, m ओवर n1। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं और इसमें से ये करते हैं कि डेल्टा टी एफ को अलग कर लेते हैं। तो डेल्टा टी एफ को इधर ही रहने दें, बाकी जो टर्म है उसे दूसरी तरफ ले जाएं। आर जो है वो इधर आकर नॉमिनेटर में आ गया, डेल्टा एच एफ डिनोमिनेटर में बट्टे उलट गए। फिर टी एफ नॉट स्क्वायर जो है वो भी इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर सिर्फ रह जाएगा डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ को मैं लेफ्ट साइड पे लिख रहा हूँ और बाकी जो टर्म है उसे राइट साइड में। और बाकी टर्म को मैं यूँ रीअरेंज कर रहा हूँ कि इसमें मोलैलिटी के अलावा जो टर्म्स हैं वो इकट्ठी हो जाए। आर टी एफ नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच एफ इंटू n1, इन्हें मैंने इकट्ठा लिख दिया है और बाकी इसमें जो m है उसे अलग मेंशन कर दिया, ये इस तरह लिख दिया है। तो ये रीअरेंज करने के बाद इस तरह हमारे पास आएगा। अब यहाँ m के साथ जो बाकी सारी टर्म है वो कांस्टेंट है, तो is a constant term और इसको हम नाम दे देते हैं KF का। KF is called मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो फिर इक्वेशन सिंपल आ जाएगी, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। और यहाँ से फिर हम ये भी लिख सकते हैं
कि डेल्टा टी एफ जो है वो एम यानी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। बहरहाल इस इक्वेशन को हम 7 का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया है फॉर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब यहाँ से हम जो मोलैलिटी है उसको मज़ीद आगे सिंपल करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मैस ऑफ सोल्यूट हेडिंग में दे रहा हूँ। नौ अब जो m है मोलैलिटी वो किसके बराबर होगी, मैस ऑफ सोल्यूट यानी W2, ठीक, ओवर मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन kg। सॉल्वेंट का मैस W1 kg में लेना है तो 1000 से डिवाइड भी कर दिया, तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो यूं आ जाएगा m इज इक्वल टू 1000 W2 ओवर W1 M2। 7 बिकम्स इक्वेशन 7 जो है वो बन जाएगी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम की जगह ये वैल्यू पुट कर दें डेल्टा। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने का, अगर हमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के मैसेज दिए जाएं और साथ में सोल्यूट का मोलर मैस नोन हो। अल्टरनेटिवली अगर हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू पता हो तो फिर हम किसी सोल्यूट का अननोन मोलर मैस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 8 का। और अब हम इसमें से अगर M2 को अलहदा करना चाहें, M2 डिनोमिनेटर में है, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं और उधर से डेल्टा टी एफ को इधर ले आएं तो M2 इसके बराबर आ गया। मैं इसमें W2 को यहाँ लिख देता हूँ, KF को यहाँ, तो M2 बराबर आ गया KF ओवर डेल्टा TF इंटू 1000 W2 ओवर W1। तो इस तरीके से हम किसी सोल्यूट के अननोन मोलर मैस को डिटरमिन कर सकते हैं अगर हमें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मालूम हो किसी सोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो डेरिवेशन है वो मुकम्मल हो। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। कल हम इसी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समेटेंगे। इसमें हम जो इसका मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट आया है उसकी बात करेंगे। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो करेंगे और फिर इसका जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के साथ मैथमेटिकल रिलेशनशिप है वो डिराइव करेंगे। तो कल इंशाल्लाह हम इस आर्टिकल को समेटेंगे। तो कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।